नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही कॉमन सा सेटअप यहाँ पर दिख रहा है। यदि इस मैग्नेट को ऊपर या नीचे किया जाए कॉइल को फिक्स रखते हुए, तब हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। अब यदि मैग्नेट को फिक्स कर दिया जाए और कॉइल को ऊपर या नीचे मूव किया जाए, तो इस केस में भी हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। यह एक्टिविटी हमें यह समझने में मदद करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट हो सकते हैं। किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना भी हो सकता है। तो अब दोनों केसेस को अलग अलग हम देखते हैं। यहाँ एक कॉइल है और एक मैग्नेट है। मैग्नेट को कॉइल के एक्सिस पर रखा हुआ मानते हैं। अब यदि यह कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव करती है, तब इसमें करंट इंड्यूस होती है। कॉइल के मोशन के दौरान उसके इस हिस्से पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस हिस्से पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉइल के एक्सिस की दिशा में मूव करते हैं। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पर इस ओर है। मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इस ओर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इस ओर है और मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है। V क्रॉस B का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स नीचे ना हो करके ऊपर की दिशा में हो। इस टेंजेंशियल मैग्नेटिक फोर्स के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन कॉइल में घूमना शुरू करते हैं। कॉइल के किसी और हिस्से जैसे कि इस ऊपर वाले हिस्से पर फोर्स अलोंग द टेंजेंट, इस वाले हिस्से पर नीचे की ओर, और इसी प्रकार सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉइल में घूमते हैं। अब हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं। अब दूसरे केस में मैग्नेट कॉइल के पास आ रही है और कॉइल फिक्स्ड है। क्योंकि यह कॉइल फिक्स्ड है, कॉइल के इस हिस्से पर जो प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह भी नहीं मूव कर रहे हैं। उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 मानेंगे। अब क्योंकि उनकी V फैक्टर 0 है, इस कारण से उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होनी चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स जैसे हमें पता है Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। यहाँ V वेक्टर यदि 0 हो तो F वेक्टर भी 0 होगा। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर यहाँ करंट प्रोड्यूस कैसे हुआ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 थी। जब यह मैग्नेट कॉइल की तरफ बढ़ती है, तब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के लोकेशन पर बदलती है। अब यदि यहां एक क्लोज्ड लूप कंसीडर किया जाए, तब मैग्नेट के मोशन के कारण इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। और हम फैराडेज लॉ के हिसाब से जानते हैं कि इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इस इक्वेशन से हम यह समझ सकते हैं कि स्पेस के किसी रीजन में बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। यह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है। अब इस रीजन में यदि कोई मेटल लूप हो तो उस लूप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। F वेक्टर बराबर Q टाइम्स E वेक्टर, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉइल में घूमते हैं, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमने देखा कि यदि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैग्नेट पर फिक्स्ड हो तो हमें यह लगेगा कि कॉइल मूव कर रही है, कॉइल के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और उस पर लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉइल में घूमते हुए करंट प्रोड्यूस करेंगे। इसके विपरीत यदि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉइल के साथ अटैच्ड हो, तब हमें यह लगेगा कि कॉइल फिक्स्ड है और मैग्नेट मूव कर रही है। मैग्नेट के मोशन के कारण इस रीजन में कॉइल जहां पर प्रेजेंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा और वह कॉइल के अलोंग घूमेंगे, जिसके कारण इसमें करंट इंड्यूस होगी। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम यह पाते हैं कि यदि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉइल के साथ अटैच्ड हो, तब उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होते हैं, और यदि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैग्नेट के साथ अटैच्ड हो, तब कॉइल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले फोर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के कारण होंगे। धन्यवाद।